बच्चों ये है आपका लेक्चर 195 और हम कर रहे हैं हिस्ट्री में आपका चैप्टर 7 सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। इसका मतलब क्या है? देखो, नेटिव को सिविलाइज करना, नेटिव मतलब जो आम जो लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, इंडिया के जो लोकल लोग थे उन्हें नेटिव, नेटिव मतलब जो जहाँ जिस जगह के पर्टिकुलर लोग रहने वाले हैं उसे नेटिव कहा जाता है। सिविलाइजिंग द नेटिव, उनको सभ्य बनाना। सिविलाइज मतलब हम कहते हैं ना, कोई अगर कुछ अजीब सा हरकत करता है हम कहते हैं ना जंगली जैसा कर रहा है। सिविलाइज क्या होता है? उसका ऑपोजिट। सिविलाइज मतलब सभ्य होना, ठीक है, सभ्य, सोफिस्टिकेटेड वैसा। सो लोकल लोगों को सिविलाइज करना और एजुकेटिंग द नेशन, नेशन को एजुकेट करना, नेशन को पढ़ाई कराना। अब क्या है इसमें, है क्या? तो देखो, ये भी ब्रिटिशर्स के ऊपर ही है कि ब्रिटिशर्स ने किस तरह को इंडियंस को सिविलाइज करने की कोशिश की। और सिविलाइज मतलब उनको सभ्य बनाने की। वो उनको ऐसे लगता था कि इंडियंस एकदम भाई अनसिविलाइज्ड हैं, उनमें बिल्कुल कुछ मैनर्स नहीं है, ऐसा वो सब समझते थे। सो सिविलाइज करने की इंडियंस को, नेटिव्स को कोशिश की और एजुकेट करने की भी कोशिश की। सो ये एक अच्छी चीज़ भी थी। और बुरी चीज़ ये थी कि हम ऑलरेडी सिविलाइज्ड थे, ऐसा कुछ था नहीं कि हम जंगली थे, बट उनको ऐसे लगता था कि इंडियंस जंगली हैं, भाई इंडियंस बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड नहीं हैं। आपने अगले चैप्टर्स में पढ़ा है कि किस तरह से ब्रिटिश रूल ने अफेक्ट किया राजाओं को, नवाबों को, छोटे छोटे फार्मर्स को और कबीले वालों को। इस चैप्टर में आप देखोगे और समझोगे कि इसका क्या असर पड़ा स्टूडेंट्स की लाइफ में। हाँ, स्टूडेंट्स की लाइफ में भी असर पड़ा। फॉर द ब्रिटिश इन इंडिया वॉन्टेड नॉट ओनली, मतलब जब ब्रिटिशर्स थे, जब इंडिया में आए थे, उन्हें सिर्फ यहाँ इंडिया की ज़मीनें नहीं जीतनी थी, टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट नहीं चाहिए था, एंड कंट्रोल ओवर रेवेन्यूज। उनको इंडिया की सिर्फ ज़मीनें नहीं जीतनी थी, ना ही उन्हें खाली इंडिया का पैसा चाहिए था। दे ऑल्सो फेल्ट दैट दे हैड अ कल्चरल मिशन। उनको लगता था हम इंडिया का कल्चर भी संवारे, कल्चर मिशन। दे हैड टू सिविलाइज द नेटिव्स, चेंज देयर कस्टम्स एंड वैल्यूज। उनको लगता था कि हमने इंडिया की ज़मीन जीत ली, हमने टैक्सेस भी ले लिए इंडिया से, पर अभी हमें इंडिया को कल्चरली भी डेवलप करना है। जो इंडिया का कल्चर भी उन्हें गलत लगता था, उनको लगता था अभी हमें सिविलाइज करना है नेटिव्स को, जो ये लोकल लोग हैं, हमें इनको सिविलाइज करना है, सभ्य बनाना है, हमें इनके तौर तरीके बदलने, कस्टम्स, वैल्यूज़, इनकी सोच, ये सब हमें बदल देनी है। व्हाट चेंजेस वर टू बी इंट्रोड्यूस, तो ब्रिटिशर्स ने क्या चेंजेस, क्या बदलाव लाए, किस तरह से उन्होंने इंडियंस को एजुकेट किया, किस तरह से इंडियंस को सिविलाइज्ड बनाया, और उन्होंने किस तरह से इंडियंस को गुड सब्जेक्ट्स, जो कि वो मानते थे, वो उनकी सोच थी, ब्रिटिशर्स की सोच थी, खुद गुड सब्जेक्ट्स मतलब सब्जेक्ट्स का मतलब प्रजा, एक अच्छी प्रजा कैसे बनाया उन्होंने इंडियंस को। उनको लगता था इंडियंस अनएजुकेटेड हैं, इंडियंस अनसिविलाइज्ड हैं, इंडियंस आर नॉट गुड। सो वो उनके हिसाब से उनको बदलाव करने हैं इंडियंस में। तो कैसे उनकी सोच के हिसाब से उन्होंने इंडियंस को एजुकेट किया, इंडियंस को सिविलाइज किया और इंडियन को गुड सब्जेक्ट्स बनाया। तो ब्रिटिशर्स को कोई भी ऐसे आंसर्स नहीं मिले इन सवालों के, तो वो डिबेट करते रहे। मतलब किस तरह से उनको लगता था कि ये असभ्य है भारतीय, तो हमें इनको सभ्य बनाना है, सिविलाइज करना है। पर ये सवाल का जवाब ये ढूंढते रहे कि आखिर इन्हें सभ्य बनाया कैसे जाए। सो हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन, ब्रिटिशर्स हमारी इंडियन एजुकेशन को कैसे देखते थे। सो हम देखेंगे कि ब्रिटिश क्या सोचते थे और उन्होंने क्या किया, और किस तरह से उनकी एजुकेशन की कुछ आइडियाज़ जो हमको ऐसे ही लगता है, हम आजकल जो एजुकेशन है उसको बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लेते हैं, किस तरह से 200 साल में, पिछले 200 सालों में किस तरह से एजुकेशन इवॉल्व हुआ है, डेवलप हुआ है। इस इंक्वायरी के प्रोसेस में हम दिखाएंगे, नीचे आप देखोगे कि किस तरह से इंडियंस ने ब्रिटिशर्स की सोच जो ब्रिटिशर्स की सोच थी, या ब्रिटिशर्स जो भी कदम उठाते थे, इंडियंस कैसे उन चीज़ों पे रिएक्ट करते थे, और किस तरह से इंडियंस ने अपने खुद के विचार बनाए कि किस तरह से उन्हें एजुकेट होना है। ठीक है, ऑब्वियसली कोई बाहर का इंसान आ जाए, एकदम मतलब ना आपकी भाषा जानता है, ना आपका हाव भाव कुछ भी जानता है, और आ जाता है और आपको बोलता है भाई तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, मैं तो सही हूँ, तुम मेरा मानो,
तो आप ऑब्वियसली रिएक्ट तो करोगे ना, आपको लगेगा भाई इतने सालों से मैं कर रहा हूँ, मैं गलत कैसे हुआ, और तू तो बाहर का है, तू कैसे बता सकता है गलत क्या सही क्या, तू तो जानता भी नहीं है मेरी। सो ऐसा ही कुछ इंडियंस के बारे में था, रिएक्शन आया। अच्छा, ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। अब ट्रेडिशन मतलब जो पुरानी हमारी जो परंपरा है, ट्रेडिशन है, ओरिएंटलिज्म की है। ओरिएंटलिज्म क्या होता है? ओरिएंटलिज्म होता है कि एशियन भाषाएं पढ़ना, ठीक है, एशियन लिटरेचर, एशियन भाषाएं पढ़ना, संस्कृत हुआ, पर्सियन हुआ, अरेबिक हुआ, ठीक है। तो सब एशियन भाषाओं को, जो पुरानी जो इंडिया की भाषाएं हैं वो पढ़ना, उनकी स्टडी करना। 1783 में एक आदमी जिसका नाम था विलियम जोन्स, वो कलकत्ता आया। वो कलकत्ता क्यों आया था? वो कलकत्ता जूनियर जज के तौर पे आया था सुप्रीम कोर्ट पे। विलियम जोन्स कहाँ से आया? विलियम जोन्स 1783 में हैड एन अपॉइंटमेंट एज अ जूनियर जज एट द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में वो जज बन के आया था विलियम जोन्स। वो बहुत ज़्यादा लॉ का तो जानकार था, मतलब वो एक्सपर्ट इन लॉ था। ही वॉज एन एक्सपर्ट इन लॉ। पर जोन्स लिंग्विस्ट भी था। लिंग्विस्ट का मतलब क्या होता है? जो बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान रखता है, उसे लिंग्विस्ट कहा जाता है। तो जोन्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, तो जोन्स को ग्रीक और लैटिन तो आते थे ऑलरेडी, फिर उसको फ्रेंच और इंग्लिश बोलना भी आता था, और फिर वो यहाँ भारत आया तो उसने अरेबिक भी सीखी, फिर उसने पर्सियन भी सीखी, ठीक है। अलग अलग भाषाओं सीखना उसे पसंद था। तो जो अलग अलग भाषाएं जानता है और बहुत सारी लैंग्वेजों की पढ़ाई करता है, उसे कहते हैं लिंग्विस्ट। कलकत्ता में वो बहुत सारे घंटे बिताता था पंडितों के साथ। पंडितों के साथ वो संस्कृत भी सीखता था। तो देखो एक और लैंग्वेज आ गई इसकी। लिंग्विस्ट था और ये सब भाषाएं वो सीखता था। पंडितों के साथ बैठा करता था और वो उसको संस्कृत लैंग्वेज सिखाते थे, थोड़ी बहुत ग्रामर सिखाते थे संस्कृत लैंग्वेज की, और पोएट्री भी बताते थे उसको। फिर वो धीरे धीरे हमारा जो पुरानी किताबें हैं जो संस्कृत में लिखी हुई हैं वो पढ़ने लगा। वो हमारी फिलॉसफीज पढ़ने लगा, रिलीजन के बारे में, पॉलिटिक्स, मोरालिटी, अरिथमेटिक, मेडिसिन और बाकी चीज़ें, मतलब वो सब किताबें पढ़ने लगा इंडिया की धीरे धीरे, क्योंकि भाषा सीख गया था वो। जोन्स ने जब ये पढ़ा तो जोन्स ने देखा कि जैसे उसको इंटरेस्ट है इंडियन लैंग्वेजेस में, वैसे ही बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं, कलकत्ता में रहते हैं, वो लोग भी यही सोचते हैं इंडिया के बारे में, ठीक है। जोन्स के अलावा इंडिया के लिटरेचर को अच्छा और कौन मानता था? जोन्स के अलावा इंडिया के लिटरेचर को इंग्लिश मैन लाइक हेनरी थॉमस कोलब्रुक एंड नाथानियल हेलहेड, वो लोग भी इंडिया के लिटरेचर को बहुत अच्छा मानते थे, ठीक है। वो भी अलग अलग इंडियन हेरिटेज, मतलब इंडिया की जो पुरानी इमारतें, बिल्डिंगें, उनकी पढ़ाई करते थे। इंडियन लैंग्वेजेस को मास्टर करते थे, वो भी पढ़ाई करते थे। वो क्या करते थे? संस्कृत और पर्शियन में जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं इंडिया में, वो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते थे। फिर उनके साथ जोन्स ने एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई। जोन्स set up the Asiatic Society of Bengal and started a journal called Asiatic Researches। ये लोग क्या करते थे? संस्कृत और पर्शियन भाषाएं में जो किताबें लिखी हुई थी इंडिया की, उन्हें अच्छी लगती थी, उन्होंने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चालू किया ताकि सब पढ़ पाएँ, इवन इंग्लिश वाले, इंग्लैंड वाले भी पढ़ पाएँ। जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल चालू की, सोसाइटी बनाई, मतलब इनके साथ मिलके। किसके साथ? विलियम जोन्स ने, हेनरी थॉमस कोलब्रुक, ये एक ही नाम है, हेनरी थॉमस कोलब्रुक ये एक नाम है, एंड नाथानियल हेलहेड ये दूसरा नाम है, ठीक है। ये एक इंसान है और ये दूसरा इंसान। हेनरी थॉमस कोलब्रुक एक जना है एंड नाथानियल हेलहेड दूसरा। इन दोनों के साथ मिलके उसने एशियाटिक रिसर्चेस करके एक बंगाल के अंदर ही सोसाइटी बनाई, जिसमें संस्कृत कामों को इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाता था। जो जोन्स और कोलब्रुक थे वो उनका एक पर्टिकुलर एटीट्यूड था इंडिया की तरफ, मतलब वो रिस्पेक्ट करते थे। दे शेयर्ड अ डीप रिस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर्स बोथ ऑफ इंडिया एंड द वेस्ट। विलियम जोन्स थे और जो कोलब्रुक थे, उन दोनों को इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा मान सम्मान था, और इन दोनों मतलब
इवन अपने देश के लिए भी और इंडिया के लिए भी मान सम्मान था। सो उनको लगता था कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है, जो इंडियन सभ्यता है, वो जो पुराना टाइम था, जो बहुत पुराना टाइम था इंडिया का, तब बहुत ज़्यादा ग्लोरियस था, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस था, बहुत ज़्यादा विशाल था, अच्छा था। पर उनको लगता है जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, इंडिया का जो ग्लोरी था वो कम होता गया, इंडिया की जो चमक है वो कम होती जा रही है। सो इंडिया को अगर हम वो समझना चाहते हैं, ब्रिटिशर समझना चाहते हैं, तो हमें इनकी सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, जो भी इनके जो धर्म की किताबें हैं, लीगल की किताबें हैं, सब पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि उन्हीं से ही हमें जो हिंदू और मुस्लिम्स सोच रखते हैं वो पता लगेगा। अब यहाँ हिंदू और मुस्लिम्स का नाम इसलिए क्योंकि ब्रिटिशर्स को ऐसे लगता था इंडिया में दो ही धर्म हैं, हिंदू एंड मुस्लिम। सो उनको लगा कि अगर हम ये किताबें पढ़ेंगे तो हम हिंदू और मुस्लिमों के तौर तरीक़ों के बारे में जान पाएंगे, और अगर हम इसको और स्टडी करेंगे तो हम इंडिया को फ्यूचर में भी डेवलप कर पाएंगे। मतलब विलियम जोन्स और उनके जो कोलब्रुक थे, इन दोनों को इंटरेस्ट था इंडिया के पुराने लिटरेचर में, पर वो चाहते थे थोड़ा मॉडर्न करके इनको पढ़ाया जाए वापस इंडियंस को। तो जोन्स और कोलब्रुक ने जो है पुरानी किताबें ढूंढना चालू किया और उनकी मीनिंग समझनी चालू की, उनको ट्रांसलेट करते थे और फिर वो ये सब करके दूसरों को दिखाते थे। सो उनको लगा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे खाली ब्रिटिशर्स इंडियन कल्चर से नहीं सीखेंगे, पर इससे इंडियंस भी जो उनकी खोई हुई सभ्यता है वो वापस अपना पाएंगे, और उनकी जो वो पुराने ज़माने में जो उनके शान मान थे वो भी लौट आएंगे इंडियंस के। सो इस प्रोसेस में जो ब्रिटिश थे उनको लगता था अगर हम इंडियन कल्चर को सेव कर रहे हैं, जोन्स और कोलब्रुक को, सो इन दिस प्रोसेस द ब्रिटिश वुड बिकम द गार्डियंस ऑफ इंडियन कल्चर। इससे हम जो इंडियन कल्चर के गार्डियंस बन जाएंगे, रखवाले बन जाएंगे, और हम इंडियंस के मास्टर्स भी बन जाएंगे, मतलब एक तरह से हम मालिक भी, क्योंकि हम उन्हीं की चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं। उनको लग रहा था उनका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा इंडिया के ऊपर। Influenced by such ideas, many companies argued that British ought to promote Indian rather than Western learning. So ये जो जोन्स और कोलब्रुक की बात थी तो सबको बहुत अच्छी लगी, ब्रिटिशर्स को, काफ़ी ब्रिटिशर्स को अच्छी लगी। तो उनको लगा कि हमारे वेस्टर्न लर्निंग, भाई इंग्लिश सिखाने की जगह हमें इंडियंस को संस्कृत और अरब ही सिखानी चाहिए, उर्दू अरब ये सब सिखाना चाहिए। उनको लगा जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमें बनानी चाहिए, ताकि हमें उन इंस्टीट्यूशंस में क्या पढ़ाना चाहिए, संस्कृत, पर्शियन लिटरेचर, पोएट्री। उनको लगा हिंदू और मुस्लिम को उन्हीं भाषाओं में पढ़ाना चाहिए जिनमें वो पढ़ते हैं, जो उनको आती हैं, और ना कि वो भाषाएं पढ़ानी चाहिए जो कि उनसे एलियन है। एलियन मतलब जिस भाषा का उनको नॉलेज भी नहीं है, उस भाषा में पढ़ाई कराने की जगह उस भाषा में पढ़ाई करानी चाहिए जो उनकी जानती हुई भाषा है। इसके बाद ही वो ब्रिटिश जो हैं इंडियंस के जगह, नेटिव्स मतलब जो लोकल इंडियंस हैं, उनके दिलों में जगह बना पाएंगे, और जो एलियन रूलर्स हैं, जो बाहर से आए हुए हम रूलर्स हैं, मतलब हम जो ब्रिटिशर्स बाहर से आए हैं, तभी हमारी प्रजा, सब्जेक्ट्स मतलब प्रजा, मतलब इंडियंस हमको रिस्पेक्ट करेंगे। सो उन्होंने सोचा कि हम इंडियंस को उन्हीं की भाषाओं में स्कूल्स वगैरह खोल के दें तो वो हमारी इज्जत करेंगे। So with this subject in view, a madrasa was set up in Calcutta in 1781 to promote the study of Arabic, Persian and Islamic law. मदरसा क्या होता है, वहाँ स्पेशली अरब, पर्सियन और इस्लामिक भाषा सिखाई जाती है, ठीक है। सो अ मदरसा was set up in Calcutta in 1781। मदरसा बनाया गया, मदरसा मतलब वो जगह जहाँ अरेबिक, पर्शियन और इस्लाम सिखाई जाती है, टू प्रमोट द स्टडी ऑफ अरेबियन, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ। और इसके बाद क्या बनाया गया, द हिंदू कॉलेज वॉज स्टैब्लिश इन बनारस इन 1791 टू इनकरेज द स्टडी ऑफ एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट दैट वुड बी यूजफुल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। और इसके बाद क्या बनाया गया, इसके बाद एक हिंदू कॉलेज भी बनाया गया बनारस में 1791, मतलब 1781 में एक मदरसा बनाया गया जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसके लिए, 1791 में हिंदू पॉपुलेशन के लिए संस्कृत सीख पाएँ और फिर देश के शासन में अच्छा रहे, तो संस्कृत भाषा के लिए हिंदू कॉलेज खोला गया, ठीक है। सो इस तरह से मतलब ब्रिटिशर्स इंडियन भाषाओं को ही सपोर्ट कर रहे थे। फिर पेज 83 पे आते हैं। अब क्या हुआ, पर सारे जो ऑफिसर्स थे, सारे ऑफिसर्स के ऐसे विचार नहीं थे, जो जोन्स के
और कोलब्रुक के जो विचार थे, सारे ऑफिसर्स के ऐसे विचार नहीं थे। कुछ ऑफिसर्स, नॉट ऑल ऑफिसर्स शेयर दिस व्यूज, मैनी वर वेरी स्ट्रॉन्ग इन देयर क्रिटिसिज्म ऑफ द ओरिएंटलिस्ट। काफ़ी लोग इसके खिलाफ थे। ओरिएंटलिस्ट वर्ड मतलब लोकल भाषाओं के सीखने के खिलाफ थे, मतलब एशिया वाली भाषाओं के सीखने, जो एशिया भाषा, एशिया कल्चर, उनको ये एशिया वाली चीज़ें। सो ओरिएंटलिस्ट वो होते हैं, मतलब ओरिएंटलिस्ट वो होते हैं जिनको लोकल भाषाएं, लोकल कल्चर, लोकल जो एशियन चीज़ें आती हैं, पर वो कुछ लोग ओरिएंटलिस्ट के खिलाफ थे, इस चीज़ के खिलाफ थे। ओरिएंटलिस्ट मतलब जिनको लोकल भाषा, लोकल कल्चर, वो सब ज्ञान होता है, उनके वो खिलाफ थे। ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट। सो आप अर्ली 19th सेंचुरी से पढ़ते हो कि काफ़ी ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं जो कि क्रिटिसाइज करते हैं ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग, मतलब ओरिएंटलिस्ट लर्निंग को क्रिटिसाइज करते थे कि भाई नहीं, ये हमें इस्लामिक और ये हिंदू भाषाएं नहीं सीखनी, अरेबिक भाषाएं। उन्होंने कहा कि जो ईस्ट की नॉलेज है उसमें इतनी सारी गलतियां हैं। ईस्ट मतलब इंडिया, सो जो इंडिया की भाषाएं हैं, जो एशिया की भाषाएं हैं, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं और अनसाइंटिफिक थॉट है। वो मानते थे कि कुछ साइंस जैसा कुछ है ही नहीं, कुछ भी अंटशंट है। सो दे आर्ग्यूड दैट इट वाज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश टू स्पेंड सो मच एफर्ट इन एनकरेजिंग द स्टडी ऑफ अरेबिक, संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर। सो कुछ लोग मानते थे, वो जोन्स और इनके खिलाफ थे, वो कहते थे कि भाई ये इंडियन कल्चर या एशियन कल्चर, एशियन भाषाओं में कुछ है ही नहीं, सब अनसाइंटिफिक है, सब कुछ भी कोई तर्क नहीं है, कुछ नहीं है। सो ऐसी भाषाएं को प्रमोट करना, ऐसे एजुकेशन को प्रमोट करना वेस्ट ऑफ मनी है। हमारा जो एफर्ट है, मेहनत है, वो वेस्ट होगी, हमारा पैसा वेस्ट होगा। ठीक है। सो इस तरह से कुछ लोग ओरिएंटलिस्ट के खिलाफ थे। ओरिएंटलिस्ट कौन? ओरिएंटलिस्ट वो जिनको एशिया की भाषाएं आती हैं। So with this I am ending this lecture. We will continue in the next lecture. यहाँ तक हमने जो भी points discuss की, just write them properly and read up to this. Thank you.